रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सबकी जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोष के कारण उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते वह जब शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई किया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? राजकुमार बोला, महाराज, मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्र गुप्त हूं। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने महेंद्र गुप्त की बात सुनकर कहा, वत्स, तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं। तुम उन बातों पर अमल करना। परदेश में यह बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। पहली यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी यह कि परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात यह कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी यह 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुन साधु को प्रणाम कर राजकुमार परदेश चल पड़ा। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। महेंद्रगुप्त ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतें। यह सब सोचकर महेंद्रगुप्त ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसके साथ वह कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन के सफर के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहां बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। यह कहकर महेंद्रगुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डस ही तुरंत राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में जब कछुए की नजर महेंद्रगुप्त पर पड़ी तो वह उसे मरा देखकर बहुत घबराया और महेंद्रगुप्त के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और ज्यों ही उसने महेंद्रगुप्त की आंखें निकालनी चाहीं, त्यों ही कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सांप ने कांटी हुई जगह पर मुंह रखकर महेंद्रगुप्त के शरीर से विष खींच लिया और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दें। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब महेंद्रगुप्त को होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर तुरंत महेंद्रगुप्त के मन में साध की बताई। पहली बात खटकी सोचा, साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले 2 होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे समुद्र के किनारे जा पहुंचे तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिलाऊं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। महेंद्रगुप्त ने उसे जाने की आज्ञा दे दी
और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था। उसी जंगल में वहां से कुछ दूर ही एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर, कोई यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 लाल हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहां ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल जाएं तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही पथिक हो सकता है जिसके पास लाल हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्र गुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़। जैसे ही उसे खाने को हुआ तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया वो तुरंत मर गया। यह देखकर महेंद्र गुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने महेंद्र गुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ, पथिक ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे हैं। सोचा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूं, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो, कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा, अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है तो उसके क्रोध की कोई सीमा ना रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने 4 लाल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय महेंद्र गुप्त को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्र गुप्त ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है, यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम?